सहमति में समर्पण शामिल होता है, पर समर्पण में सहमति शामिल हो ये जरूरी नहीं। साल 1972 महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज पुलिस स्टेशन से एक डरी सहमी लड़की बाहर निकलती है और उसकी बात को सुनकर बाहर खड़ी लोगों की भीड़ ना ही सिर्फ भड़क जाती है, बल्कि एफआईआर दर्ज ना करने पर पुलिस स्टेशन को जलाने की धमकी तक देती है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ जो पुलिस वाले एफआईआर तक दर्ज नहीं करना चाहते थे? क्या पुलिस वाले डरे हुए थे या मामला कुछ और ही था? आइए जानते हैं। 26 मार्च 1972 देसाईगंज पुलिस स्टेशन में एक किडनैपिंग की कंप्लेंट फाइल होती है। अब कंप्लेंट करने वाले लड़के गामा का कहना था कि नुनशी और अशोक ने मिलकर उसकी बहन मथुरा का अपहरण कर लिया है। अब इस शिकायत के बाद पुलिस वाले सबको पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते हैं और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। अब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने के बाद कांस्टेबल गणपत जहां एक तरफ सबको जाने के लिए कहता है, मगर मथुरा को वहीं रोक लेता है। अब क्योंकि मथुरा पुलिस स्टेशन के अंदर थी तो सभी लोग बाहर उसका इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गणपत मथुरा को पुलिस स्टेशन के पीछे बने वॉशरूम में ले जाकर उसका रेप करता है। पुलिस स्टेशन में ही मौजूद एक और कांस्टेबल तुकाराम, जिसने ऑन ड्यूटी इतना नशा कर रखा था कि वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा था, मथुरा को इस हालत में देखकर वो भी उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने से नहीं चूकता। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे नुनशी, गामा और अशोक देखते हैं कि पुलिस स्टेशन की बत्तियां बुझाई जा रही हैं और दरवाजा भी बंद है, जिसे देखकर ये तीनों शोर मचाते हैं और देखते ही देखते पुलिस स्टेशन के बाहर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसे चीरते हुए कांस्टेबल तुकाराम आता है और बताता है कि मथुरा तो कब की पुलिस स्टेशन से जा चुकी है कि तभी पीछे से मथुरा बाहर आती है और उसके साथ ही घिनौनी हरकत के बारे में जानकर भीड़ ना ही सिर्फ भड़क जाती है, बल्कि एफआईआर दर्ज ना करने पर पुलिस स्टेशन को जलाने की धमकी तक देती है। अब जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम मथुरा सिर्फ 14 साल की थी। बिन माँ बाप की मथुरा एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जहाँ उसका भाई गामा लेबरर का काम करता था। वहीं मथुरा नुनशी के घर बतौर हाउस हेल्प काम किया करती थी और वहीं उसकी मुलाकात नुनशी की बहन के बेटे अशोक से हुई और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और इन्हीं नजदीकियों के चलते दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं और मथुरा अशोक के साथ भाग जाती है। अब जैसे ही इस बात का पता मथुरा के भाई गामा को चलता है, वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाता है। पर अनफॉर्चुनेटली जिन पुलिस वालों से गामा ने अपनी बहन की सुरक्षा की गुहार लगाई, वो लोग रक्षक की बजाय भक्षक निकले। अब इस इंसिडेंट के बाद मथुरा का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें मथुरा की बॉडी पर किसी भी तरह की इंजरी के निशान नहीं मिलते। साथ ही उसका हाइमन भी ओल्ड रप्चर्स को रिवील कर रहा था। जहां मथुरा के कपड़ों पर सीमन के ट्रेसेस मिले, वहीं गणपत के पजामे पर भी सीमन पाया गया। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन से मथुरा के पास्ट में इंटरकोर्स करने की बात भी सामने आई। अब जैसे ही ये मामला सेशन कोर्ट पहुंचा तो वहां के जज ने इन सभी एविडेंसेस को इनसफिशिएंट बताकर गणपत और तुकाराम को बरी कर दिया। इनफैक्ट कोर्ट का कहना था कि ये सब मथुरा की मर्जी से हुआ है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि अगर डर के मारे कोई औरत अपना शरीर सरेंडर कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सहमति दे दी। इसी के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 साल और 1 साल की सजा सुनाई। फिर आता है साल 1979, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब इस केस को सुन रहे थे जस्टिस सिंह, जस्टिस कौशल और जस्टिस कैलाशम। अब इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। इनफैक्ट कोर्ट ने अपने डिसीजन के सपोर्ट में कुछ तर्क भी दिए। पहला, रेप के दौरान मथुरा चुप रही, उसने किसी भी तरह की आवाज से विरोध नहीं किया। दूसरा, मथुरा की बॉडी पर कोई निशान नहीं थे, यानी कि उसने किसी भी तरह का शारीरिक प्रतिरोध नहीं किया था। और तीसरा, कि मथुरा वर्जिन नहीं थी, यानी कि उसने शादी से पहले भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था और इससे ये बात क्लियर होती है कि उसे सेक्स की आदत थी। अब सुप्रीम कोर्ट के दिए ऐसे तर्कों पर जहां एक तरफ गुस्सा आता है, वहीं दूसरी तरफ हैरानी भी होती
होती है। अब जैसे ही ये खबर जनता तक पहुंची तो बहुत से एक्टिविस्ट ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें लतिका सरकार और वसुंधरा धागमवार जैसी फीमेल एक्टिविस्ट भी शामिल थी। इतना ही नहीं, इन एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक ओपन लेटर भी जारी किया और इस लेटर में पूछा कि क्या शादी से पहले सेक्स के प्रति पाबंदी इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप भारतीय पुलिस वालों को युवा लड़कियों के रेप की आजादी दे रहे हैं। साथ ही लेटर में सवाल उठाया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक 14 साल की लड़की से ये आशा रखता है कि वो दो पुलिस वालों के कब्जे में होते हुए मदद की आवाज लगा दे, और क्या बिना चोट के निशान के रेप होना नामुमकिन है। अब जहां इस लेटर के बाद सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस केस पर दोबारा फैसला सुनाएगी, लेकिन सबकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर दोबारा सुनवाई से इनकार कर दिया। इसी के साथ ये था हमारे देश का पहला रेप केस। हालांकि इस केस के बाद औरतों की सुरक्षा के लिए बनाए कानूनों में संशोधन हुए, लेकिन आज तक ना ही रेप के केसेस रुके और ना ही औरतों को लेकर समाज का नजरिया बदला। निर्भया, अभया, असीफा, मनीषा और भी ना जाने कितने नाम हमारे ही समाज के कुछ हवसी लोगों ने मिट्टी में मिला दिए। छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग औरतों तक हम आज भी उसी समाज का हिस्सा हैं जिसमें लड़के को एसेट और लड़की को लाइबिलिटी की तरह देखा जाता है। हम आज भी उसी समाज का हिस्सा हैं जिसमें बेटे के पैदा होने पर फंक्शन किया जाता है और बेटी के पैदा होने पर बहू को ताने दिए जाते हैं। हम आज भी उसी समाज का हिस्सा हैं जिसमें बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, क्योंकि बेटियां बोझ जो होती हैं। उफ़्फ़ो, ऐसी बातें बताई नहीं बल्कि जताई जाती हैं। कैसे? ऐसे। फीमेल फॉइटिसाइड यानी कि गर्भ में पल रही बेटी को मार देना आज भी हमारे देश में ये काफी कॉमन बात है, और अगर गलती से बेटी पैदा हो जाती है तो उसे डस्टबिन या किसी सुनसान जगह पर फेंकते हुए लोगों के हाथ नहीं कांपते। ना ना, बेटी हो या बेटा, हमारे लिए तो एक समान है। अरे क्या कर रही हो अम्मा? अरे ये देखो, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इसी में छिपे हैं सारे राज। अरे मैं भी रोज पूजा करता हूँ और बदले में एक शरारती सा पोता मांगता हूँ, बाकी जैसी ईश्वर की मर्जी। अरे बेटा ही होगा, तुम शुभ शुभ बोलो। लो जी, गुड़िया हुई है। हे भगवान, थोड़ी सी मिट्टी ही पालतू लगा देता, उसमें भी कंजूसी कर दे। अब तेरी कंजूसी का बोझ हमें ही पूरी उम्र ढोना पड़ेगा। हे भगवान। अब लोगों के ऐसे दोगलेपन के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, पर आखिर इस भेदभाव का कारण है क्या? दहेज। हाँ, एक हद तक तो ये बात सही है कि दहेज देने के डर से लोग बेटी नहीं चाहते, पर क्या बात सिर्फ इतनी ही है? नहीं, क्योंकि अगर बात सिर्फ दहेज की होती तो कभी एक माँ खुद अपनी बेटी को कचरे के डिब्बे में छोड़कर ना आती। आखिर एक औरत अपनी ही बेटी को मारने पर मजबूर क्यों हो जाती है? अब इसके पीछे का बड़ा कारण है हमारी सोशल, ट्रेडिशनल और इकोनॉमिक फोर्सेस, जो कि कुछ ऐसे डिजाइन्ड हैं कि बेटे का पैदा होना ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाता है। पर कैसे? देखिए, हमारी सोसाइटी में जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सभी लेडीज के लिए हैं। कौन सी रेस्ट्रिक्शंस? हाँ, बैठने के तरीके से लेकर बात करने के लहजे तक। जहां लड़कियों के लिए ओपन में यूरिन करना शर्म की बात है, वहीं लड़कों का ओपन में यूरिन करना नॉर्मल है। जहां लड़कों के लिए टांगे खोलकर बैठना नॉर्मल और कॉमन है, वहीं अगर कोई लड़की ऐसा करे तो उस पर टॉन्ट कसने वालों की हमारे समाज में कमी नहीं है। जहां जेंट्स के लिए पब्लिक प्लेसेस स्पेशली पार्क में फार्टिंग कॉमन है, वहीं लेडीज के लिए वो शेमफुल है। जहां स्ट्रीट्स पर रात के समय घूमना बॉयज के लिए सेफ है, वहीं लड़कियों के लिए ये उनके कैरेक्टर पर ही सवाल लगा देता है। हमने ऑलरेडी ही एक ऐसा सोशल एनवायरनमेंट बनाया है जिसमें अगर एक पति अपनी पत्नी पर 4 लोगों के आगे चिल्लाता है, हम फटाफट उसकी वाइफ के लिए सिंपैथी शो करते हैं कि कोई बात नहीं,
गुस्सा आ गया होगा। पर अगर यही काम कोई पत्नी करे तो ये मेरी इज्जत नहीं करती। पता नहीं किस बात की अकड़ है इसमें। आंखें निकाल कर उसे डराया जाता है। घर में महाभारत छिड़ जाती है और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसे तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। वो कौन सा इंसान है? वो तो गुलाम है। एक ऐसी गुलाम जिसे गुलामी का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि गले में पड़ा सोने का हार और हाथों में डली सोने की चूड़ियां उसे उसकी नजर में मालकिन जो बना देती हैं। जहां पत्नी को सोने का हार गिफ्ट करना पति की नजर में इन्वेस्टमेंट है, वही पत्नी की नजर में उसका प्यार है। चलिए अब बात करते हैं उन पुरानी चली आ रही परंपराओं की चक्की की, जिसमें सिर्फ औरतें ही पिसती हैं। खाना बनाने से लेकर बच्चे पालने तक हमारे समाज में हर काम औरतें ही करती हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है। मैं भी कभी कभी किचन में हेल्प करवाता हूँ। ये कभी कभी हेल्प करवाने वाले लोगों को शायद रोज भूख नहीं लगती। रियलिटी में ये वो लोग हैं जो खुद की नजर में एक अच्छा पति बनने के लिए और अपने मन की झूठी तसल्ली के लिए कभी कभी किचन में अटेंडेंस लगवाने आ जाते हैं। कमाल है, पैसा भी तो कमाना है। आखिर किचन का सामान मुफ्त में तो आएगा नहीं। अच्छा जी, मैं स्कूल जा रही हूँ, खाना बना पड़ा है, खा लेना। अरे ठीक है, मान लिया कि औरतें भी काम पर जाती हैं, पर मैंने मेरे बच्चों का पूरा ध्यान रखा है। अब अगर ऐसा है तो जरा याद कीजिए कि आपने अपने बच्चों के डायपर कितनी बार बदले। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 10 बार? ऐसा है, मैं तो घर ही लेट आता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। मान लीजिए कि एक बच्चा 2 साल तक डायपर लगाता है। अब 2 साल में हुए 730 दिन। अब इन 730 दिनों में 96 बार संडे आया। अब अगर एक बच्चा एक दिन में 4 बार डायपर बदलता है तो टोटल डायपर हुए 384। अब बताइए कि इन 384 में से आपने कितनी बार डायपर बदलकर एक पिता होने की जिम्मेदारी निभाई? वो अचानक से मुझे कोई काम याद आ गया, मैं जरा आया। अरे बच्चों का डायपर बदलना तो छोड़िए, हमारे समाज में कुछ पुरुष तो ऐसे हैं जो अपने गंदे अंडरगारमेंट्स भी अपनी पत्नी से धुलवाते हैं, और लेडीज इन गंदे अंडरगारमेंट्स को धोती भी हैं। पर क्यों? क्योंकि बुरा है, भला है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है। जहाँ हमारे समाज में एक लड़का पैदा होने पर कहलाता है कुल दीपक, फिर शादी होने पर बनता है पति परमेश्वर, वही बेटियां बचपन से ही पराया धन होती हैं और शादी करने पर बनती हैं वर्किंग मेड, और फाइनली बच्चे होने पर वो बनती है नैनी। सती प्रथा से लेकर 3 तलाक तक आज भले ही हमारे देश में ये प्रैक्टिसेस बंद हो चुकी हैं, लेकिन आज भी कुछ पुराने व्रत और त्योहारों के रिचुअल्स को परफॉर्म करने का जिम्मा सिर्फ औरतों पर ही डाला जाता है। हमारे ट्रेडिशंस ही कुछ ऐसे हैं कि उनमें पैट्रियार्कल थिंकिंग झलकती है। बस बस, बहुत हुआ। औरतें क्या होती हैं, गोल्ड डिगर? हाँ, आजकल स्पेशली औरतों के लिए ये टर्म बहुत सुनने में आ रही है, गोल्ड डिगर, यानी कि किसी इंसान के साथ उसके पैसे और पावर को देखकर रिलेशनशिप में आना या शादी कर लेना। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ विमेन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ऐसा करती भी हैं, पर सभी लेडीज को कॉमनली गोल्ड डिगर्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलकर बस पैसे के लिए उससे शादी करने वाले लड़कों की भी हमारे समाज में कमी नहीं है। अन्विता शर्मा 29 साल की एक स्कूल टीचर, जिसकी शादी गौरव कौशिक नाम के एक लड़के से होती है। बेशक गौरव पेशे से डॉक्टर था, लेकिन उसके और उसके परिवार के लालच की कोई सीमा नहीं थी। दहेज की कार से लेकर अन्विता के बैंक अकाउंट तक हर चीज का एक्सेस गौरव के पास था, और पैसे की जरूरत पड़ने पर हर बार अन्विता को उसके आगे हाथ फैलाना पड़ता, जिस पर उसे गालियां और ताने दिए जाते। इन शॉर्ट उसे मेंटली हरास किया जाता, और इसी वजह से कुछ महीने पहले अन्विता ने सुसाइड कर लिया।
और अपने सुसाइड नोट में वो लिखती हैं कि गौरव ने उनसे नहीं बल्कि उनकी नौकरी से शादी की थी और अब वो हमेशा खुश होने का नाटक कर करके थक चुकी है। साथ ही वो नहीं चाहती कि उसका बेटा उसके पति जैसा बने। इसके अलावा अपने पति के लिए वो लिखती हैं कि मैंने खाना बना दिया है, कृपा करके उसे खा लेना। ना ना, आजकल कौन सा दहेज, और वैसे भी हम तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। जी, हमारे तो नसीब ही खुल गए जो आप लोगों जैसा भला परिवार मिला है। जी, खुश तो हम भी बहुत हैं। आखिर पैसा कमाने की मशीन जो आ रही है। और वैसे भी दहेज का दूसरा नाम है नौकरी वाली बहू। हाँ, बस आप शादी बढ़िया कर दीजिएगा। हाँ जी। बाकी अगर आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहें तो वो आपकी मर्जी। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, इसके डैडी ने खूब जोड़ रखा है, सब इसी का ही तो है। अच्छा बहन जी, मैं क्या कह रही थी कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी बहू को जल्दी से जल्दी भेज दीजिए जो हमें टेस्टी नाश्ता, लंच और डिनर कराए। हमारी इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक लेडी की एक्सप्लॉयटेशन की कोई हद नहीं है और यही एक्सप्लॉयटेशन मेन को रियलिटी में गोल्ड डिगर बनाता है। अब यहाँ गोल्ड का मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं है बल्कि उस कंफर्ट, कन्वीनियंस, टाइम और एनर्जी से है जो एक लेडी उन जिम्मेदारियों को निभाने में लगाती है जिसमें हमारे समाज के पुरुष बहुत कम या यूं कहूँ कि 0% योगदान देते हैं। जहाँ हमारी सोसाइटी में जॉब से आने के बाद खाना बनाने से लेकर खाना परोसने तक और खाना परोसने से लेकर बर्तन धोने तक और बर्तन धोने से लेकर डस्टिंग तक और डस्टिंग से लेकर बच्चों को नहलाने और तैयार करके स्कूल भेजने तक हर एक काम बस औरत की ही जिम्मेदारी है, वहीं पुरुष जॉब से आने के बाद या तो आराम करते हैं या सेल्फ केयर रूटीन को फॉलो करते हुए पार्क घूमने चले जाते हैं। वहीं अगर इतनी ड्यूटीज निभाने के बाद औरतों का सर दर्द या कमर दर्द होने लग जाए तब वो कहलाती हैं बहानेबाज और कामचोर। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर कैसे लेडीज खुद को एक लाइबिलिटी समझकर जीती रही। अब इसके पीछे का कारण सिर्फ ये नहीं है कि हमारी सोसाइटी के लोग लेडीज को इंसान नहीं समझते। इनफैक्ट इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि लेडीज खुद ही खुद को इंसान नहीं समझती। देखिए, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ बोलना हर किसी का हक है और इतना भेदभाव तो प्रकृति ने हम इंसानों में नहीं किया जितने डिफरेंसेस हमने खुद अपनी सोच और समझ से बनाए हैं। पर अफसोस की बात ये है कि इन डिफरेंसेस ने सोसाइटी के एक सेक्शन को कमजोर करार दिया है और हैरानी की बात ये है कि उस सेक्शन ने खुद को कमजोर माना भी है। शायद इसीलिए हम एक लड़की को खेलने के लिए सॉफ्ट टॉयज जैसे कि डॉल देते हैं और लड़के के हाथ में कार देते हैं। वहीं एज अ ह्यूमन बीइंग लेडीज को जरूरत है अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की ताकि सुसाइड और सेल्फ हार्म जैसे केसेस को कम किया जा सके, क्योंकि जो दबता है उसे ही दबाया जाता है। इसके अलावा हमें जरूरत है एक ऐसे सोशल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की जो ना ही सिर्फ सेफ हो बल्कि जिसमें हर इंसान को बराबरी का हाँ, बस इतना टाइम नहीं है मेरे पास बर्बाद करने के लिए और इतनी लंबी वीडियो मुझसे नहीं देखी जाती। और हाँ, सच्चाई तो ये है कि देश में औरतों के हालात को सुधारने के लिए हमारे कानून में संशोधन की जरूरत है। नहीं, फिर किस चीज में संशोधन करने की जरूरत है? हाँ, हमारी सोच में।